दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आप एक ही जगह पर होकर वहां पर नहीं हैं, तो शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आपको मेरी बात का मतलब समझ में आ जाएगा। इस मूवी का नाम है ब्लैक और ये मूवी जितनी दिमाग घुमा देने वाली है, इसकी कहानी उतनी ही शानदार है। तो चलिए बिना समय गवाए हम कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1964 से, जहां हम गणेश और ललिता नाम के कपल को देखते हैं। गणेश और ललिता दोनों ही अपने घर से भाग कर आए थे क्योंकि उनके माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन दोनों की भागने में हेल्प करता है उनका पुराना दोस्त मनोहर, जो इस समय उनकी गाड़ी चला रहा था। फिर मनोहर ललिता से कहता है कि तुम्हें अपने घर वालों से बात करनी चाहिए और अगर तुम ना कर पाई तो मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा, क्योंकि इस तरह से घर छोड़कर भागना सही नहीं है। लेकिन गणेश उसे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग पहले ही सारे प्रयास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ललिता प्रेग्नेंट है। ललिता के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर मनोहर दुखी हो जाता है और उसके दुखी होने का कारण ये था कि वो भी ललिता से प्यार करता था। दरअसल मनोहर स्कूल के समय से ही ललिता से प्यार करता था, लेकिन ललिता ने कभी भी ये बात समझी ही नहीं। कुछ समय बाद उसको गणेश से प्यार हो गया और इसी कारण से मनोहर का दिल टूट गया। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। मनोहर की गाड़ी के ठीक सामने एक गाड़ी फंसी हुई थी। उस गाड़ी का मालिक मनोहर से कहता है कि गाड़ी का टायर गड्ढे में फंस गया है और इसीलिए मैं यहाँ से जा नहीं पा रहा हूँ। फिर पीछे बैठी ललिता उस गाड़ी में रखी एक मूर्ति देखती है और ये मूर्ति बहुत ही खास है क्योंकि आगे की कई घटनाएं इसी मूर्ति के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर मनोहर उन दोनों को ही अपने नए बीच हाउस में ले जाता है और आज रात उन दोनों को यहीं पर रुकने के लिए कहता है। गणेश और ललिता को कमरे में छोड़ने के बाद मनोहर बाहर बैठकर शराब पीने लगता है। मनोहर को ललिता पर गुस्सा भी आ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि अगर ललिता उसकी नहीं हुई तो वो उसे किसी की भी नहीं होने देगा। फिर मनोहर अपनी गाड़ी से बंदूक निकाल लेता है, लेकिन वो ललिता और गणेश को कोई नुकसान पहुंचा पाए इससे पहले ही वहां की लाइटें फ्लैक्चुएट करने लगती हैं। वहां चारों तरफ डरावना सा माहौल छा जाता है। तभी मनोहर को अचानक से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बस एक तेज धुन जैसे कोई फ्रीक्वेंसी हो उसके कानों में पड़ रही थी। फिर मनोहर आगे बढ़ता है और एक अंधेरी जगह से गुजरता है जहां दोनों ही तरफ उजाला था लेकिन बीच में अंधेरा था। वहां से गुजरते ही मनोहर को बीच हाउस से गोली चलने की आवाज आती है। फिर मनोहर घबरा जाता है और दौड़कर बीच हाउस के अंदर जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि गणेश और ललिता को किसी ने मार दिया है। ललिता पूरी तरह से मर चुकी थी, लेकिन गणेश में अभी भी जान बाकी थी। फिर मनोहर गणेश से पूछता है कि ये सब किसने किया, लेकिन गणेश ज्यादा कुछ कह नहीं पाता और मनोहर के कान में कुछ बोलकर मर जाता है। गणेश के वो आखिरी शब्द सुनने के बाद मनोहर के होश उड़ जाते हैं। अब उसने उसके कान में क्या कहा था ये हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी वर्तमान में यानी 2024 में आ जाती है। प्रेजेंट में अनन्या नाम की एक लड़की पुलिस को फोन करके बताती है कि मैं मुसीबत में फंस गई हूँ और मुझे हेल्प की जरूरत है। उस समय ऑफिसर को अनन्या की आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अनन्या उसे बताती है कि मैं उपला पक्कम से बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी ऑफिसर अनन्या की सही लोकेशन पता नहीं लगा पाता। फिर कुछ देर बाद ऑफिसर अनन्या के पति वसंत को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। वसंत उस ऑफिसर को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं तो खुद ही अनन्या को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ऑफिसर तो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब अनन्या किस मुसीबत में फंसी हुई है इसका उन पुलिस वालों को कोई भी अंदाजा नहीं था, लेकिन वसंत इस बात को अच्छे से जानता था। अब पुलिस वाले वसंत को वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे, इसीलिए वसंत को मजबूरन एक पुलिस वाले को मारकर वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि उसे किसी भी तरह अनन्या को ढूंढना था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है यानी 48 घंटे बैक। अब यहीं पर हमें पता चलेगा कि आखिर इन दोनों के साथ हुआ क्या है। दरअसल 48 घंटे पहले वसंत और अनन्या दोनों एक बार के अंदर पार्टी करने गए थे। वहाँ पर अनन्या अपनी दोस्त प्रभा के साथ एंजॉय कर रही थी और वसंत अपने दोस्त सुरेश के साथ था। वहाँ पर राघव नाम का एक और लड़का भी था जो लड़कियों के साथ थोड़ी बहुत बदतमीजी भी कर रहा था। फिर वसंत राघव को ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन उस समय उसका झगड़ा करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और इसीलिए वो उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर कुछ देर बाद जब वसंत अकेले कमरे में बैठा था तभी वहाँ पर प्रभा भी आ जाती है जो वसंत को देखकर मुस्कुराने लगती है। लेकिन जब प्रभा कमरे से बाहर आती है तो वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। बाहर राघव फिर से उन लड़कियों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तभी गलती से कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास अनन्या के ऊपर गिर जाता है। उसे देखकर वसंत को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप नाचते हुए राघव के पास जाता है
और उसे जोर से मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके कारण पूरी पार्टी खराब हो जाती है। फिर वसंत और अनन्या को वहां से बाहर भेज दिया जाता है ताकि बात और आगे ना बढ़े, लेकिन राघव फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। राघव अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर वसंत की कार के करीब आता है और डंडा मारकर उसका एक शीशा तोड़ देता है। फिर वसंत राघव को मारने के लिए तुरंत कार से नीचे उतरता है, लेकिन इतने में राघव वहां से भाग जाता है। फिर अगले दिन सुबह अनन्या और वसंत इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। अनन्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वसंत इन सब झगड़ों में पड़े, लेकिन वसंत को गुस्सा आ जाए तो वो किसी की भी नहीं सुनता। फिर वे दोनों कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन शराब का शौकीन वसंत बस घर में बैठकर शराब पीना चाहता था, लेकिन अनन्या का मन बीच हाउस में जाने का था, जहाँ उनकी छुट्टियां मजे से पूरी हो जाएंगी और वहाँ काफी एंजॉय भी होगा। फिर सामान की पैकिंग करने के बाद वसंत और अनन्या बीच हाउस की तरफ चल देते हैं। फिर कुछ दूर ड्राइव करने के बाद वे उसी चौराहे पर पहुंच जाते हैं जहां कई साल पहले गणेश और ललिता ने वो मूर्ति देखी थी। प्रेजेंट में वो मूर्ति एक आलीशान इमारत की तरह चौराहे के बीचों बीच खड़ी हुई थी, लेकिन उस मूर्ति को देखते ही वसंत के दिमाग में अजीब से दृश्य आने लगते हैं। ये दृश्य वही 1964 वाले थे। फिर वसंत अनन्या को कहता है कि मुझे लगता है मैंने ये सब कुछ पहले भी देखा हुआ है, लेकिन अनन्या उसे बताती है कि यह सब एक बीमारी के कारण हो सकता है जिसे डेजा वू कहते हैं। इसमें लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये काम पहले भी हो चुका है। अब वसंत का उस 1964 वाली घटना के साथ क्या लेना देना था, ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, काफी यात्रा के बाद वसंत और अनन्या उसी बीच हाउस पर पहुंच जाते हैं। विला के बाहर खड़ा मैनेजर उन दोनों का स्वागत करता है और उन्हें बताता है कि इस खूबसूरत विला को रेंट पर लेने वाले आप पहले ग्राहक हैं। फिर कमरे में पहुंचते ही अनन्या मैनेजर से पूछती है कि यहाँ आसपास कोई चर्च तो है नहीं, फिर वो मूर्ति चौराहे के बीचों बीच क्यों खड़ी है। फिर जवाब में मैनेजर उसे बताता है कि कुछ 40-50 साल पहले इस मूर्ति को एक मछली पकड़ने वाले गांव में ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी उस चौराहे पर गाड़ी का टायर फंस गया। अगले दिन दूसरी गाड़ी मंगवाई गई, लेकिन वो भी उसी चौराहे पर आकर खराब हो गई। लोगों ने इसे चमत्कार मान लिया और उस मूर्ति को वहीं पर स्थापित कर दिया। अब मूर्ति की कहानी जानने के बाद अनन्या और वसंत का मन शांत हो जाता है। फिर मैनेजर उनको सुरक्षा और लाइट की जानकारी देकर वहां से चला जाता है। अब वे दोनों उस कमरे के अंदर बोर हो रहे थे, इसलिए वे दोनों सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हैरानी की बात यह थी कि वहां उनकी मुलाकात राघव से हो जाती है, जो अपने दोस्त के साथ उनसे माफी मांगता है। वसंत उस समय तो उन्हें माफ कर देता है, लेकिन बाहर आते ही वो उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और राघव से कहता है कि अब हिसाब बराबर हुआ है। फिर वसंत और अनन्या वहां से चले जाते हैं। वसंत का अपने गुस्से पर बिल्कुल भी काबू नहीं था, लेकिन इस बार उसने जो किया था वो अनन्या को भी गलत नहीं लगता। फिर शाम को वे दोनों जब घर पहुंचते हैं तो वहां सुरक्षा गार्ड नहीं था। ये देखकर उन दोनों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कमरा दिखाते वक्त मैनेजर ने बड़ी बड़ी बातें की थी और अब ये बातें झूठी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। फिर कमरे के बाहर पहुंचते ही उन्हें एक पेंटिंग मिलती है जो गिफ्ट के तौर पर उनके लिए कोई छोड़ गया था। फिर वसंत उस गिफ्ट को अंदर ले आता है और खोल कर देखता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गिफ्ट भेजने वाले ने अपना नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था। उस पर सिर्फ वसंत का नाम लिखा हुआ था। वो पेंटिंग बहुत ही सुंदर थी, इसलिए वसंत उसे सामने की दीवार पर टांग देता है। फिर कुछ देर बाद वसंत का दोस्त सुरेश भी वहां पर आ जाता है। फिर पूछने पर वो बताता है कि तुमने ही मुझे फोन करके यहाँ पर बुलाया है, जबकि वसंत ने उसे कोई भी फोन कॉल नहीं किया था। फिर वसंत कहता है कि मैंने तो सिर्फ एक संदेश भेजा था, क्योंकि मैं इस पेंटिंग को लेकर बहुत ही परेशान हूँ। फिर सुरेश पूछता है कि तुमने इस बीच हाउस के बारे में किस किस को बताया है। वसंत कहता है कि मैंने तो सिर्फ अपने दोस्तों को ही बताया था कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। फिर कुछ देर बातें करने के बाद सुरेश वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर वसंत की घड़ी पर पड़ती है, जिसमें समय गलत चल रहा था। फिर सुरेश वसंत को बताता है कि तुम्हारी घड़ी में गलत टाइम आ रहा है। फिर वसंत कहता है मैं इसको बाद में ठीक कर लूंगा, और इसके बाद सुरेश वहाँ से चला जाता है। सुरेश के जाने के बाद वसंत जैसे ही दरवाजा बंद करता है तो अचानक से उसे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि वसंत उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता और अनन्या के पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। फिर कुछ देर बाद वसंत को एक जरूरी कॉल आती है, इसलिए वो बात करने के लिए ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो नीचे आता है तो उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है। ये वही आवाज थी जो 1964 में मनोहर को सुनाई दी थी, और अब ये आवाज वसंत को सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से लाइटें फ्लैक्चुएट करने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1964 में हुआ था, और फिर बिजली चली जाती है। वसंत जब मैनेजर को फोन करता है तो मैनेजर उसे जनरेटर चालू करने के लिए कहता है, क्योंकि गार्ड वहां पर मौजूद नहीं था। फिर वसंत और अनन्या बाहर जनरेटर चालू करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही जनरेटर चालू होता है अनन्या को अचानक किसी का साया दिखाई देता है, जैसे कोई उन्हें गाड़ी के पीछे से छिपकर देख रहा हो।
ये देखकर अनन्या बहुत ही डर जाती है, लेकिन जब वसंत वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। उसके बाद वसंत और अनन्या वापिस अपने रूम में आ जाते हैं, लेकिन तभी अनन्या की नजर उसके सामने वाले घर पर पड़ती है जिसकी लाइट चल रही थी। अनन्या को अच्छी तरह से याद था कि इस विला में उनके अलावा और कोई भी नहीं है, तो फिर सामने वाले घर की लाइट कैसे जल गई। वसंत को भी ये बात थोड़ी हैरानी भरी लगती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ का सुरक्षा गार्ड वसंत को फोन करता है और बताता है कि उसका बच्चा बीमार है, इसीलिए वो विला में नहीं रुक पाया। वसंत उस गार्ड से पूछता है कि यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है क्या, क्योंकि सामने वाले घर की लाइट जल रही है। लेकिन वो गार्ड खुद भी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस घर में उन दोनों के अलावा कोई और था ही नहीं, क्योंकि वो घर तो अब तक बिका भी नहीं था। फिर वसंत खुद इस मामले का पता लगाने के लिए उस घर के पास जाता है, लेकिन पास जाकर देखता है कि वहाँ पर कोई लाइट जल ही नहीं रही थी। वसंत को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है और वो सीधा वापस अपने घर में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आता है फिर से वहाँ की लाइट जलने लगती है। इस बात पर वसंत को राघव पर शक होता है, लेकिन उस पर शक करने की कोई और वजह थी ही नहीं। फिर वसंत और अनन्या दोनों ही उस घर के पास जाते हैं ताकि वो दोनों उस मामले का पता लगा सकें। अब वसंत और अनन्या दोनों ही उस घर के पास जाते हैं ताकि पता लगा सके कि उनके साथ ऐसा मजाक कौन कर रहा है। लेकिन जैसे ही अनन्या उस घर के अंदर झांकती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो घर हूबहू उनके घर के जैसा ही था। उनके घर का डिजाइन, उनका सामान और यहाँ तक कि वो पेंटिंग भी बिल्कुल सेम थी जो वहाँ पर लगी हुई थी। लेकिन उन्हें असली झटका तब लगता है जब वे दोनों खुद को भी उस घर के अंदर बैठा हुआ देखते हैं, यानी उस घर के अंदर एक और वसंत और अनन्या बैठे हुए थे। ये देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। अनन्या और वसंत समझ नहीं पा रहे थे कि वहाँ उनके हम शक्ल कैसे बैठे हैं। अब यही तो रहस्य है, एक ही जगह पर एक ही तरह के लोग लेकिन अलग अलग वास्तविकता के साथ। वसंत को अभी भी लग रहा था कि जैसे कोई उसके साथ खेल खेल रहा है। फिर वो अनन्या को एक जली हुई सिगार दिखाता है और कहता है कि ये उसे सामने वाले घर के पास से मिली थी। इसका मतलब ये है कि ये उसका भ्रम नहीं है। लेकिन अनन्या खुद उस सिगार को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये सिगार तो वो खुद वसंत के लिए लाई थी। फिर अनन्या वसंत को वो पूरा सिगार का बॉक्स दिखाती है जो वो वसंत को गिफ्ट करने के लिए लाई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वही ब्रांड का सिगार सामने वाले लोगों के पास भी आया कैसे। अब वसंत और अनन्या का सिर चकराने लगता है और वे तुरंत ही उस जगह से भागते हैं। वसंत जब कार चला रहा था तो उसे सामने एक और कार दिखती है जो उनकी गाड़ी के ठीक आगे चल रही थी। वसंत और अनन्या उस बीच हाउस से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाते। हर बार वे घूम फिर कर उसी जगह पर आ पहुँचते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बीच हाउस ही बिल्कुल भूल भुलैया जैसा है जिसके बाहर निकल पाना असंभव है। बहुत कोशिशों के बाद भी जब अनन्या और वसंत वहाँ से निकल नहीं पाते तो उन्हें मजबूरन वापस उसी घर में लौटना पड़ता है। घर में पहुँचते ही अनन्या इमरजेंसी कॉल करती है और ऑफिसर को बताती है कि हम यहाँ पर फंस गए हैं। और ये वही सीन है जो लगभग 48 घंटे पहले हुआ था, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर वसंत सुरेश को भी हेल्प के लिए बुलाता है, लेकिन सुरेश की बातें सुनकर वसंत के होश उड़ जाते हैं। सुरेश वसंत को बताता है कि मैं तो कभी इस घर में आया ही नहीं, जबकि कुछ देर पहले ही सुरेश वहाँ पर आया था। फिर सुरेश उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें सच में हेल्प चाहिए तो मैं वहाँ पर आ जाता हूँ, और तभी फोन कट जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको कहानी कुछ कुछ समझ में आने लगेगी। सुरेश ने वसंत से कहा कि मैं तुरंत ही वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, और कुछ समय पहले जब वो यहाँ पर उनके पास आया था तब भी उसने यही बात कही थी कि तुमने ही मुझे फोन किया था यहाँ आने के लिए। यानी कि कुछ देर पहले जब सुरेश यहाँ पर आया तो उसको फोन करके वसंत ने ही बुलाया था, और अब जब सुरेश वहाँ पर आएगा तो वो यहाँ नहीं बल्कि दूसरे वसंत और अनन्या के पास जाएगा जिनको फोन कॉल के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तभी कुछ देर बाद वसंत के रूम में लगे पर्दों में आग लग जाती है, जो बेशक किसी इंसान ने ही लगाई होगी या फिर दूसरे वसंत ने। वसंत और अनन्या को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन ये अलग अलग टाइमलाइन है जो एक ही जगह पर आकर जुड़ रही है। वसंत का पूरा घर बिखरा पड़ा था और वो पेंटिंग भी टूटी हुई थी, जिसे देखकर वसंत को कुछ कुछ मामला समझ में आने लगता है। फिर कुछ देर बाद वसंत और अनन्या सामने वाले घर में आग लगी हुई देखते हैं जो कि कुछ देर पहले उनके घर में लगी हुई थी। वसंत समझ जाता है कि सामने वाले घर में जो वसंत और अनन्या है वे लोग समय में थोड़े पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग वही सोच रहा है जो प्रेजेंट वाले वसंत और अनन्या सोच रहे हैं। इस बात को पूरी तरह से साबित करने के लिए वसंत अपने रूम की लाइट बंद करता है और फिर उसे चालू कर देता है, क्योंकि अगर सामने वाले लोग समय में पीछे चल रहे हैं तो अभी कुछ देर बाद वे लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। फिर कुछ ही मिनटों में वसंत का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि सामने वाले लोगों ने भी लाइट
ऑन ऑफ की थी। अब वसंत अनन्या को सारी बात समझाता है और एक कागज पर लिखता है कि वे उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वे लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। इतना लिखने के बाद वसंत और अनन्या वो कागज सामने वाले लोगों के घर में डालने जाते हैं ताकि वे उन्हें सारा मामला समझा सके। 1964 की तरह आज भी सुपर मून नाइट थी, इसलिए वसंत और अनन्या उसी ब्लैक होल से बार बार गुजर रहे थे जिससे 60 साल पहले मनोहर गुजरा था। फिर वो कागज सामने के घर में डालने के बाद वसंत और अनन्या भागकर अपने घर में वापस आ जाते हैं, लेकिन दरवाजा खोलते ही वे देखते हैं कि बिल्कुल वही कागज उनके घर में भी कोई डाल गया है। अब ये सब देखने के बाद उन दोनों का दिमाग और भी ज्यादा चकरा जाता है। फिर वसंत एक पत्र लिखता है, लेकिन वो उस पत्र को सामने वाले घर में फेंके इससे पहले ही कोई उसके घर में वही सेम पत्र डाल जाता है। ये देखने के बाद वसंत को और ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि अगर सामने वाले लोग उनसे समय में पीछे चल रहे हैं तो ये पत्र उनके डालने से पहले ही घर में कैसे आया। इसका मतलब यहाँ पर भविष्य से भी कोई वसंत और अनन्या मौजूद थे जिन्होंने पहले ही ये पत्र उनके घर में डाल दिया। अब वे दोनों इस बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक और वसंत आ जाता है जिसके चेहरे पर काफी सारी चोटें लगी हुई थी और वो इस वसंत को मारने लगता है। उन दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है, लेकिन अनन्या भी जब दूसरे वसंत को मारने लगती है तो उस वसंत को वहाँ से भागना पड़ता है। अब वसंत से अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था, फिर भी उसे इतनी मार पड़ी, इसलिए वो डंडा लेकर दूसरे वसंत को मारने के लिए निकल पड़ता है। उस वक्त घड़ी में ठीक 2 बज रहे थे, यानी उजाला होने में अभी भी 3 से 4 घंटे बाकी थे। लेकिन तभी अनन्या वसंत को मारपीट करने से रोकती है, लेकिन इस बार वो उसकी एक भी नहीं सुनता। वसंत फिर से उस ब्लैक होल जैसी जगह से गुजरता है और सामने वाले वसंत के घर में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस घर के अंदर झांकता है तो सामने वाला वसंत उसे रोता हुआ दिखाई देता है, जिसने गुस्से में आकर अपनी अनन्या को मार दिया था। ये सब देखते ही वसंत के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अगर सामने वाला वसंत इस वसंत का भविष्य है तो इसका मतलब ये वसंत भी आने वाले समय में अपनी अनन्या को मार देगा। फिर वसंत चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। अनन्या उससे बार बार पूछती है कि तुमने अंदर क्या देखा, लेकिन वसंत की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि अनन्या को सच्चाई बता दे। फिर घर आते ही वसंत की नजर सबसे पहले घड़ी पर पड़ती है, जिसमें अब 1 बजा था। ये देखने के बाद तो वो दोनों और भी ज्यादा पागल हो जाते हैं, क्योंकि जब वे यहाँ से निकले थे उस समय 2 बजे थे और अब 1 बजा है। इसका मतलब ये है कि वे दोनों समय में 1 घंटा पीछे आ गए हैं। अब वसंत का सिर फटने लगता है, लेकिन तभी उन दोनों को बाहर अपनी गाड़ी की आवाज आती है। वसंत और अनन्या खिड़की से देखते हैं कि उनकी कार भी एक अंधेरी जगह से निकलती है, लेकिन फिर वापस वहाँ पर नहीं आती। ये देखने के बाद वसंत को समझ में आ जाता है कि वो अंधेरी जगह ही है जो इनको अलग अलग टाइमलाइन में भेज रही है। जितनी बार भी वे उस अंधेरी जगह से गुजरेंगे उतनी बार ही वे दोनों अलग अलग टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे। फिर वसंत अनन्या को आराम से बैठकर सारी बात समझाता है, लेकिन ये घर भी उनका नहीं था, क्योंकि इस घर में वे लोग जो भी सोच रहे हैं वो पहले ही भविष्य वाले वसंत और अनन्या ने पहले ही सोच लिया था। सारी बात समझने के बाद वसंत और अनन्या एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस अंधेरी जगह में जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस जगह से दोबारा निकलने पर वे अपनी सही टाइमलाइन में पहुंच जाएं। उस जगह से निकलते ही वे दोनों उस समय में आ जाते हैं जब वसंत एक जरूरी कॉल करने के लिए ऊपर गया था। फिर वे दोनों चुपचाप ऊपर खड़े वसंत की बातें सुनने लगते हैं, लेकिन सारी बात सुनने के बाद अनन्या के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला वसंत किसी और से नहीं बल्कि प्रभा से बात कर रहा था और वो पेंटिंग भी प्रभा ने ही गिफ्ट की थी। अनन्या समझ जाती है कि वसंत और प्रभा का अफेयर चल रहा है, लेकिन वसंत इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर देता है। फिर वसंत अनन्या को समझाता है कि मैंने प्रभा से बात जरूर की थी, लेकिन मैं उसके चक्कर में नहीं हूँ, बल्कि वो ही मेरे पीछे पड़ी है। उस रात जब पार्टी में प्रभा मेरे पास आई तब भी वो मुझसे चिपकने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैंने उसे ये सब करने से साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अनन्या को वसंत की किसी भी बात पर यकीन नहीं आता और वो दौड़ती हुई उससे दूर उसी अंधेरी जगह में चली जाती है। वसंत भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन अनन्या अब किसी और टाइमलाइन में पहुंच जाती है और वसंत किसी और टाइमलाइन में। वसंत कई बार अलग अलग टाइमलाइन में जाकर देखता है, लेकिन उसे अनन्या कहीं भी नहीं मिलती। अब वसंत को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से के कारण वसंत अपने घर का सारा सामान तोड़ देता है और इसी वजह से पास्ट में भी उसे सब कुछ टूटा हुआ मिला था। फिर कुछ देर बाद वसंत एक और टाइमलाइन में आ जाता है, जहां पर अनन्या की इमरजेंसी कॉल पर पुलिस से बात हो रही थी और पुलिस वसंत को पकड़ कर ले जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जो हुआ वो आप सभी को पता ही है। वसंत उन ऑफिसर्स को मारकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके अनन्या को ढूंढना था। फिर भागकर वसंत वापस उसी चौराहे पर आ जाता है, लेकिन वहां उसे एक कार दिखाई देती है, जिसको देखते ही वसंत उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद उस कार का पीछा करते करते वसंत एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है
जिसका नाम मनोहर था। ये वही 1964 वाला मनोहर है जो अब वसंत की परेशानी को सुलझाएगा। फिर वसंत की सारी बातें सुनने के बाद मनोहर उसे फिजिक्स के नियम समझाता है जिन्हें समझने में उसे कई साल गुजर गए थे। फिर मनोहर उसे बताता है कि बहुत साल पहले ब्रिटिश शासन के दौरान वो बीच हाउस अंग्रेजों का रिसर्च सेंटर हुआ करता था और उसमें क्या शोध हुआ करती थी ये किसी को भी नहीं पता। फिर कुछ समय बाद वहाँ पर एक धमाका हुआ जिसके कारण पूरा रिसर्च सेंटर तबाह हो गया और तभी से वहाँ पर ऐसी अजीब चीजें हो रही हैं। फिर मनोहर वसंत को अपनी कहानी बताता है कि मेरे साथ भी 1964 में ऐसा ही हुआ था। मुझे भी उस समय एक अजीब सी आवाज सुनाई दी थी और फिर जब मैं ललिता और गणेश को मारने के लिए गया तो देखा वो पहले से ही मरे हुए थे। गणेश ने मरते वक्त मेरे कान में कहा, मनोहर तुमने ऐसा क्यों किया? ये बात सुनने के बाद मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई क्योंकि मैंने तो अभी तक उनको मारा भी नहीं था। फिर मुझे वहाँ पर किसी और के चलने की आवाज आई और जब मैंने नीचे जाकर देखा तो मुझे सामने एक और मनोहर खड़ा हुआ दिखाई दिया और उसी ने गणेश और ललिता को मारा था। जब मैंने ये बात कोर्ट में बताई तो सब लोग मुझ पर हंसने लगे और फिर मुझे मानसिक जांच के लिए भेज दिया गया, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक था। फिर कुछ समय बाद वो बीच हाउस भी मुझे बेचना पड़ा। आज तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो उसी अंधेरी जगह और सुपर मून नाइट की वजह से हो रहा है जो 60 साल में एक बार आती है। फिर मनोहर वसंत को बताता है कि ये अंधेरी जगह एक पोर्टल है जहाँ से निकलने के बाद इंसान दूसरी टाइमलाइन में पहुँच जाता है। ये पोर्टल केवल सुपर मून नाइट में ही खुलता है। फिजिक्स के हिसाब से एक ही इंसान की कई सारी वास्तविकताएं होती हैं और वो जिस वर्तमान को महसूस करता है उसके लिए वही उसकी वास्तविकता है। हो सकता है कि दूसरी वास्तविकता में अनन्या मनोहर के पास गई हो और मनोहर ने उसे भी यही बात समझाई हो। फिर वो अनन्या को ढूंढने में वसंत की हेल्प करता है क्योंकि अगले 45 मिनट बाद सुपर मून निष्क्रिय हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वसंत को उसकी अनन्या कभी भी नहीं मिलेगी। फिर मनोहर वसंत को समझाता है कि अगर तुम्हें अपनी अनन्या ना मिले तो तुम्हें किसी और वास्तविकता वाली अनन्या को ढूंढना होगा ताकि तुम दोनों 45 मिनट तक एक साथ रहो और जैसे ही सुपर नाइट खत्म हो तुम यहाँ से सेफली निकल जाओ। फिर जब वसंत एक और वास्तविकता में जाता है तो वहाँ भी उसका सामना पुलिस से होता है जो उसे ही ढूंढ रही थी। फिर वसंत पुलिस को कहता है कि मैंने ही अनन्या को मारा है, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई भी बात सुनते इससे पहले ही उन्हें एक गोली चलने की आवाज आती है जिसे उस ऑफिसर ने खुद चलाई थी, लेकिन इस टाइमलाइन में नहीं बल्कि भविष्य वाली टाइमलाइन में। मौका पाते ही वसंत वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी ऑफिसर उस पर गोली चला देता है, लेकिन खुशकिस्मती से वसंत को वो गोली नहीं लगती क्योंकि उस पोर्टल के अंदर जाने की वजह से वसंत किसी दूसरी ही टाइमलाइन में पहुंच गया था। वहां पर उसे अनन्या अकेली बैठी हुई मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो बगल में एक और वसंत खड़ा हुआ था। अब उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है जैसा कि ठीक पहले हुआ था और फिर से वसंत को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ता है। फिर वसंत एक और टाइमलाइन में जाता है जहां अनन्या अपने वाले वसंत को एक खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है और एक सिगार का बॉक्स भी गिफ्ट करती है। अब इतनी सारी टाइमलाइन देखकर वसंत का दिमाग चकरा जाता है। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात फिर से पुलिस से हो जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इस बार पुलिस वाले उसे पहचानते ही नहीं और तभी पीछे से अनन्या भी आ जाती है जो काफी समय से वसंत को ही ढूंढ रही थी। आखिरकार वसंत और अनन्या एक दूसरे से मिल ही जाते हैं, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। कार में अनन्या सुरेश को फोन करती है और बताती है कि वसंत मुझे मिल गया है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल वसंत जब जनरेटर ऑन करने के लिए गया तो फिर वहाँ से वापस लौटा ही नहीं, इसीलिए अनन्या ने पुलिस में उसके गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब वो मिल गया है। अब अनन्या की बात सुनकर वसंत सोच में पड़ जाता है। फिर वो तुरंत ही अनन्या से पूछता है कि पिछली रात क्या हुआ था। फिर जवाब में अनन्या कहती है कि पिछली रात वो जनरेटर ऑन करने के लिए गया और फिर वापस आया ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। यानी कि वसंत इस समय भी दूसरी वाली अनन्या से ही बात कर रहा था जिसे उस ब्लैक पोर्टल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर सारी बात सुनने और समझने के बाद वसंत को मनोहर की याद आ जाती है जिसने उसे कहा था कि तुम जिस भी टाइमलाइन में मौजूद होगे वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। और वसंत की वास्तविकता अब यही है कि वो इस अनन्या के साथ रहे, क्योंकि उसकी वाली असली अनन्या कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। अब अंत में हम देखते हैं कि वसंत अपनी गाड़ी रोकता है और बाथरूम में मुंह धोने के लिए चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ से एक और वसंत निकल कर आता है। इसका मतलब अंदर दो वसंत थे और उन दोनों के बीच में क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। बाथरूम से बाहर केवल एक ही वसंत आता है जो अनन्या के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। हो ना हो इस वसंत ने दूसरे वसंत को मार दिया होगा। अब अनन्या के साथ गाड़ी में कौन सा वसंत है ये आपको पता हो तो कमेंट में बता देना। दोस्तों इस पूरी मूवी में विज्ञान के एक पहलू को दिखाया गया है
जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। लेकिन आने वाले समय में विज्ञान की हेल्प से टाइम ट्रेवलिंग भी मुमकिन हो जाएगी और हम सभी इसका अनुभव करेंगे। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो प्लीज अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हम ऐसी ही मूवीज यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।